हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिकल एजुकेटर्स। तो आपका केमिकल काइनेटिक्स टॉपिक ख़त्म हो चुका है। आज हम पढ़ेंगे उसके रिलेटेड टॉपिक जो है फोटोकेमिस्ट्री। तो फोटोकेमिस्ट्री के ऊपर हम पढ़ेंगे क्योंकि उसका इस चैप्टर से क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आता है और बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। आप अगर अच्छे से इसको पढ़ेंगे तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहले इसका सिलेबस लिख लीजिए आप। तो फोटोकेमिस्ट्री हम पढ़ेंगे जो कि हमारा फिजिकल फोटोकेमिस्ट्री रहेगा। ठीक है, दो टाइप का फोटोकेमिस्ट्री रहता है, एक फिजिकल रहता है और एक ऑर्गेनिक फोटोकेमिस्ट्री रहता है। तो फिजिकल फोटोकेमिस्ट्री में हम प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं कि फोटोकेमिस्ट्री क्या होता है, उसमें क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। पर ऑर्गेनिक फोटोकेमिस्ट्री में हम उसको रिएक्शन के ऊपर हम उसका एप्लीकेशन डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो उसका जो सिलेबस है उसमें क्या क्या पढ़ेंगे आप पहले उसको लिख लीजिए। ठीक है, तो पहला आएगा उसके सिलेबस में क्या, इंट्रोडक्शन। जैसे हर चैप्टर में हम पढ़ते हैं, पहले हम उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे बेसिक लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। बेसिक लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री वहां पे रहेगा ग्रोथस ड्रॉपर्स लॉ, एक रहेगा ग्रोथस ड्रॉपर लॉ और दूसरा रहेगा हमारा स्टार्क आइंस्टाइन लॉ। ये दो बेसिक लॉ है फोटोकेमिस्ट्री का। तीसरे में हम पढ़ेंगे लैम्बर्ट बियर्स लॉ, जिसको हम बियर लैम्बर्ट्स लॉ भी बोलते हैं, जो बहुत कॉमनली आप लोग प्रैक्टिकल में अपना केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में आप लोग किए हो। उसके बाद पढ़ेंगे जाम्लोव्स्की डायग्राम और यहां से आपका बहुत सारा क्वेश्चन आता है, आपका मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है जाम के एग्जाम में। उसके बाद पढ़ेंगे क्वांटम एफिशिएंसी। उसके 6 नंबर में हम पढ़ेंगे रिलैक्सेशन टाइम, मतलब फोटोकेमिकल प्रोसेस सब रहेगा, उनका रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। 7 नंबर पे हम पढ़ेंगे क्वेंचिंग, क्यों है ये क्वेंचिंग। ठीक है, 8 नंबर पे पढ़ेंगे स्टोन-वॉल्मर इक्वेशन क्या होता है, स्टोन-वॉल्मर इक्वेशन क्या होता है। और 9 नंबर में हम पढ़ेंगे काइनेटिक्स ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शंस। ठीक है, हमने जो चेन रिएक्शन पढ़ा था उसका ही एप्लीकेशन इधर होगा, क्या, काइनेटिक्स ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन, और उसका हम क्वांटम एफिशिएंसी निकालेंगे जो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। तो आप लोग अच्छी तरह से सिलेबस लिख लीजिए। तो आज के क्लास में हम मेनली इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, बेसिक लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे और लैम्बर्ट बियर्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको इरेज कर दे रहा हूं। तो देखिए, फोटोकेमिस्ट्री नाम से ही हमें पता चल रहा है, इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये क्या है। फोटो मतलब क्या है, लाइट है,
और केमिस्ट्री मतलब क्या है, केमिकल रिएक्शन के ऊपर लाइट का इफेक्ट क्या होगा उसको बोलेंगे हम क्या, फोटो केमिस्ट्री बोलेंगे। तो हम बोल सकते हैं इफेक्ट ऑफ और स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन और रेडिएशन ऑन केमिकल रिएक्शन, इसको हम बोलेंगे क्या, फोटोकेमिस्ट्री। तो इसके लिए जो चेंज होगा, इफेक्ट होगा और जो चेंज होगा वो इधर रेट में हो सकता है और रिएक्शन मैकेनिज्म में हो सकता है। मतलब लाइट का इफेक्ट जो है इधर रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करेगा, नहीं तो जो रिएक्शन का मैकेनिज्म है उसके ऊपर इफेक्ट करेगा। तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए जो हमारा फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है, मतलब जो केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे फोटोकेमिकल रिएक्शन के ऊपर, उससे पहले देखते हैं कि लाइट का इफेक्ट हमारा जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, और उसको हम एनालाइट मॉलिक्यूल भी बोलते हैं, मतलब जिसके ऊपर लाइट गिरता है उसको हम एनालाइट मॉलिक्यूल बोलते हैं, उसके ऊपर क्या होगा। तो दो टाइप का हो सकता है, हमारा जो रिएक्टेंट है उस पर क्या होगा, लाइट गिरेगा, तो रिएक्टेंट क्या होगा, एक्साइटेड होगा, और एक क्या, शॉर्ट लिविंग स्पीसीज देगा, मतलब एक एक्साइटेड स्पीसीज देगा और ट्रांजिशन स्टेट देगा, हम बोल सकते हैं। उसके बाद वो आइदर रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी एमिट करके, और क्या हो सकता है, जब इसको लाइट मिलेगा तो वो एक्साइटेड होगा और मेरा प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, मेरा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो इन दोनों में से कोई एक भी हो सकता है। आइदर वो क्या करेगा, एनर्जी जितना लिया था उतना रेडिएट करके प्रोडक्ट मतलब रिएक्टेंट दे देगा, नहीं तो क्या करेगा, प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये दो प्रोसेस हो सकता है। तो पहला प्रोसेस को बोलते हैं कि फोटोफिजिकल प्रोसेस, पहला प्रोसेस को बोलते हैं फोटोफिजिकल प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस को बोलते हैं फोटोकेमिकल प्रोसेस, ठीक है। मतलब जहां पे कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहा है या केमिकल चेंजेस हो रहा है उसको बोलेंगे क्या, फोटोकेमिकल प्रोसेस। और जिसमें क्या हो रहा है वो रेडिएशन को ऑब्जर्व करके एक्साइट हो रहा है और उसके बाद फिर से रेडिएशन को क्या कर रहा है, रेडिएट कर रहा है और ग्राउंड स्टेट में जा रहा है, उसको बोलेंगे क्या, फोटोफिजिकल प्रोसेस, ठीक है। ये तो आपको अच्छी तरह से डिफरेंस पता चल गया होगा कि फोटोफिजिकल प्रोसेस क्या होता है और फोटोकेमिकल प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। फोटोकेमिकल प्रोसेस में आपको एक्साइटेशन के बाद प्रोडक्ट फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, पर फोटोफिजिकल प्रोसेस में क्या होगा, एक्साइटेशन के बाद और एक्टिवेशन के बाद क्या होगा, डीएक्टिवेशन होगा, ठीक है। तो ये है हमारा दो प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा हमें इंफॉर्मेशन मिल गया। उसके बाद देखते हैं कि हम फोटोकेमिस्ट्री क्यों पढ़ेंगे, क्यों पढ़ते हैं फोटोकेमिस्ट्री। ऐसे ही तो केमिकल रिएक्शन होता है ना, पर हम फोटोकेमिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, लाइट का इस्तेमाल हम रिएक्शन में क्यों करते हैं। तो देखिए हम क्यों करते हैं उसके बारे में, कि देखिए हमारा केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है वो थर्मल रिएक्शन बोलते हैं और थर्मल प्रोसेस बोलते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम कॉलिजन देखते थे। याद है कि कॉलिजन थ्योरी पढ़े थे हम लोग कि दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होंगे, वो कोलाइड करेंगे, कॉलिजन के लिए वो एक्टिवेट होंगे और वो क्या करेंगे, वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेंगे। जो हम कॉलिजन थ्योरी पढ़े थे, जो हम काइनेटिक्स में पढ़े थे, मेनली हमने थर्मल रिएक्शन के लिए पढ़ा था, ठीक है। पर अगर लाइट इंसिडेंट होगा तो उसमें क्या पढ़ेंगे हम, फोटोकेमिकल रिएक्शन के बारे में, वो हो जाएगा हमारा फोटोकेमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो कॉलिजन में क्या होता है, पकड़ लीजिए
कि हमारा जो कंटेनर है, मतलब जहाँ पे हम रिएक्शन कर रहे हैं, रिएक्शन वेसल है, उसमें हाइड्रोजन भी है, ब्रोमीन भी है, आयोडीन भी है, क्लोरीन भी है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि उनके अंदर जो कॉलिजन होगा या थर्मल मोशन होगा या जो हम बोल सकते हैं वो रैंडम होगा। मतलब ये भी कोलाइड करेगा, ये भी कॉलिजन करके प्रोडक्ट फॉर्म कर सकता है, ये भी कॉलिजन करके प्रोडक्ट फॉर्म कर सकता है, ये भी कॉलिजन करके प्रोडक्ट फॉर्म कर सकता है। मतलब जितना सब है, जितना सब मॉलिक्यूल है, सबका चांसेस है क्या है, प्रोडक्ट फॉर्म करने का। पर अगर हम फोटोकेमिकल चेंज देखेंगे और लाइट इंड्यूस्ड करवाएंगे, इस रिएक्शन में इंड्यूस्ड करवाएंगे, लाइट उसके ऊपर इंसिडेंट करवाएंगे, तो क्या होगा देखिए, लाइट जब हम इंसिडेंट करवाते हैं, इंड्यूस करवाते हैं और इंसिडेंट करवाते हैं, तब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होता है और उसके वजह से ही हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो आइडर फोटोफिजिकल हो सकता है, नहीं तो फोटोकेमिकल हो सकता है। तो देखिए, ये जो हाइड्रोजन, ब्रोमीन है, आयोडीन है, क्लोरीन है, इन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग है या ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर इन सब का अलग है तो उनका इलेक्ट्रॉन फ्रेमवर्क भी अलग होगा, तो उनका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर हम जो बोल सकते हैं वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो ये लोग क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर एनर्जी में एक्साइटेड होंगे, अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करेंगे और रिएक्शन करेंगे। समझ में आया? मतलब हाइड्रोजन जिस एनर्जी में करेगा रिएक्शन, ब्रोमीन उस एनर्जी में करेगा, उसका कुछ गारंटी नहीं है। समझ में आया? तो ऐसे सब हम देखेंगे, नहीं तो हम इजीली देख सकते हैं ब्रोमीन, क्लोरीन और आयोडीन। अब देखिए, ब्रोमीन, क्लोरीन और आयोडीन तीनों ही हाइड्रोजन है, पर उनका इलेक्ट्रॉनिक जो स्ट्रक्चर है, मतलब फ्रेमवर्क है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी अलग है ना, तो इनका फ्रेमवर्क थोड़ा डिफरेंट है। इसीलिए ब्रोमीन जिस एनर्जी पे करेगा उसको पकड़ लीजिए EBr, क्लोरीन जिस एनर्जी पे करेगा, दोनों एनर्जी क्या होगा, डिफरेंट होगा। मतलब ब्रोमीन जिस एनर्जी पे करेगा और क्लोरीन जिस एनर्जी में रिएक्शन करेगा वो सेम नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे। तो अगर हम डिफरेंट एनर्जी देंगे, अगर इस हमारा मिक्सचर है उसमें अगर हम इतना एनर्जी दिए कि जिसका फ्रीक्वेंसी, एनर्जी किसके साथ रिलेटेड होता है, फ्रीक्वेंसी के साथ, हाँ या ना, फ्रीक्वेंसी के साथ होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और वेवलेंथ के साथ भी बोल सकते हैं, क्योंकि वेवलेंथ के साथ भी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, वेवलेंथ अगर बढ़ेगा एनर्जी घटेगा। तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी जो है उसके साथ डायरेक्टली रिलेटेड हो जाएगा ब्रोमीन रिएक्शन करेगा या नहीं, मतलब ब्रोमीन एक्साइट करेगा या नहीं। समझ में आया? तो ये टोटली डिपेंडेंट हो जाएगा किसके ऊपर, उसके एक्साइटेशन एनर्जी के ऊपर। तो अगर हम इसको जितना एनर्जी चाहिए उतना ही एनर्जी देंगे हम सिस्टम को, तो सिर्फ ब्रोमीन ही रिएक्ट करेगा, सिर्फ ब्रोमीन ही एक्साइट कर पाएगा। पर जो क्लोरीन है या आयोडीन है वो एक्साइट क्या नहीं कर पाएंगे, वो एक्साइट नहीं कर पाएंगे। समझ में आया? ब्रोमीन का एक्साइटेशन पॉसिबल होगा, पर क्लोरीन आयोडीन का एक्साइटेशन क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसीलिए सिलेक्टिविटी हम यूज कर सकते हैं, मतलब सिलेक्टिव रिएक्शन कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, सिलेक्टिविटी कुछ नहीं रहेगा, सब रिएक्ट करेंगे, पर जब हम लाइट इंड्यूस्ड रिएक्शन करवाएंगे तो रिएक्शन का सिलेक्टिविटी भी रहेगा। इसलिए ये फोटोकेमिकल रिएक्शन का क्या है, फोटोकेमिकल रिएक्शन का प्लस पॉइंट है कुछ, किसके ऊपर, नॉर्मल जो हमारा थर्मल रिएक्शन होता है उसके ऊपर। समझ में आया? तो स्पेसिफिक एनर्जी के लिए स्पेसिफिक रिएक्टेंट ही रिएक्ट करेगा, और बाकी कुछ भी है मिक्सचर में वो लोग रिएक्ट नहीं करवाएंगे। तो हमें अगर स्पेसिफिक चाहिए कि यही रिएक्टेंट रिएक्ट करे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ उसका एक्साइटेशन एनर्जी देना पड़ेगा, उसको जितना चाहिए उस फ्रीक्वेंसी का हमें एनर्जी देना पड़ेगा। इसीलिए फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, हाईली सिलेक्टिव होते हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या होते हैं,
हाईली सिलेक्टिव होते हैं। तो आपको इतना पता चल गया क्यों पढ़ रहे हैं और क्या होता है फोटोकेमिकल रिएक्शन और फोटोकेमिस्ट्री एक्चुअली क्या होता है। तो अभी हम पढ़ना शुरू करते हैं लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री के बारे में कि फोटोकेमिस्ट्री का लॉ क्या रहता है, क्योंकि जो भी चीज हम पढ़ते हैं उसका कुछ बेसिक लॉ ऑलरेडी गिवन है। तो पहले पढ़ेंगे हम बेसिक लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री के बारे में। तो बेसिक लॉ आपको दो टाइप का बोला था, एक था ग्रोथर्स ड्रॉपर लॉ और दूसरा था क्या, स्टार्क आइंस्टाइन लॉ। ठीक है, दूसरा था स्टार्क आइंस्टाइन लॉ। तो पहला हम पढ़ते हैं ग्रोथर्स ड्रॉपर्स लॉ। ड्रॉपर्स लॉ, ठीक है। तो ग्रोथर्स ड्रॉपर लॉ बोलता है ओनली दोज लाइट रेडिएशन, only those light radiations और उसको हम फोटॉन्स भी बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है कि लाइट क्या होता है, स्मॉल पैकेट में रहता है, फोटॉन्स के जैसा स्मॉल पैकेट मिलके लाइट अपना क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ओनली दोज लाइट रेडिएशन which are absorbed by एनालाइट मॉलिक्यूल्स। एनालाइट मॉलिक्यूल मतलब हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को बोलते हैं, ठीक है। एनालाइट मॉलिक्यूल्स कैन ब्रिंग फोटोकेमिकल चेंज, कैन ब्रिंग फोटोकेमिकल चेंज, ठीक है। मतलब ये सीधा सीधा बोलता है कि एनालाइट मॉलिक्यूल अगर फोटोन को ऑब्जर्व करेगा तो ही वो फोटोकेमिकल चेंज पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि इन अदर वर्ड्स इफ देयर इज ए रिएक्शन और बोल सकते हैं फोटोकेमिकल चेंज देयर मस्ट बी ऑब्जर्वेशन ऑफ क्या, फोटॉन्स। मतलब अगर फोटो केमिकल चेंज हो रहा है तो ऑब्जर्वेशन ऑफ फोटोन होना मस्ट है, मतलब वो होना ही है, ठीक है। बट रिवर्स इज नॉट ट्रू, रिवर्स इज नॉट ट्रू। मतलब फोटोकेमिकल चेंज होने के लिए ऑब्जर्वेशन ऑफ फोटोन होना क्या है, मस्ट है। पर ऑब्जर्वेशन ऑफ फोटॉन्स होगा तो फोटोकेमिकल चेंज होगा, वो हम कह नहीं सकते, वो हम कह नहीं सकते, ठीक है। क्यों नहीं कह सकते, बिकॉज ऑब्जर्वेशन ऑफ फोटॉन्स can bring heat change। हीट चेंज कैसे होगा, जब फोटोन टकराएगा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से तब वो क्या करेंगे, उनको कुछ काइनेटिक एनर्जी मिलने का भी चांसेस है। अगर काइनेटिक एनर्जी मिलेगा तो क्या होगा, कुछ हीट चेंज होगा और कुछ हीट इफेक्ट का चेंज होगा, ठीक है। तो आइदर हीट चेंज होगा और क्या हो सकता है, और
फोटोफिजिकल चेंज भी हो सकता है। फोटोफिजिकल चेंज क्या था? फोटोफिजिकल चेंज मतलब था कि वो एक्साइट होंगे, फिर से क्या होंगे, वो डीएक्टिवेट भी हो जाएंगे एनर्जी रेडिएट करके। समझ में आया? तो केमिकल रिएक्शन होने के लिए फोटोन का ऑब्जर्व होना जरूरी है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साथ, पर उस क्या है कि अगर फोटोन ऑब्जर्व हो रहा है तो रिएक्शन होगा, वो गारंटी नहीं है, क्योंकि इधर हीट इफेक्ट में चेंज हो सकता है, नहीं तो फोटोफिजिकल चेंज हो सकता है। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, ये था हमारा ग्रोथर्स-ड्रापर लॉ। तो इसको सिर्फ आपको जानना है कि इसका स्टेटमेंट क्या है और ये क्या सिग्निफाई करता है, उतना ही आपको जानना है। तो पहला लॉ हमारा यहाँ पे खत्म हो। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम सेकेंड लॉ पे, जो है स्टार्क आइंस्टाइन लॉ। आइंस्टाइन लॉ, और इसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस भी बोलते हैं। लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये लॉ क्या बोल रहा है कि a single photon is absorbed per analyte molecule to bring change। समझ में आया? मतलब एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल और एक एनालाइट मॉलिक्यूल सिर्फ एक सिंगल फोटोन को ही क्या कर सकता है? ऑब्जर्व कर सकता है, एक से ज्यादा को ऑब्जर्व नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये कितना एनर्जी ऑब्जर्व करेगा? एक फोटोन का एनर्जी ऑब्जर्व करेगा। तो हम बोल सकते हैं एनर्जी ऑफ सिंगल एक्साइटेड मॉलिक्यूल और एनर्जी ऑब्जर्व भी बोल सकते हैं, एनर्जी ऑब्जर्व सिंगल एक्साइटेड मॉलिक्यूल कितना होगा? इक्वल टू बोल सकते हैं हम एच न्यू, जो कि हमारा क्या है? प्लैंक्स एनर्जी है। ठीक है, और एक फोटोन का एनर्जी है। तो एनर्जी ऑब्जर्व बाय सिंगल एक्साइटेड मॉलिक्यूल को हम बोल सकते हैं क्या? एच न्यू। समझ में आया? और हमें पता है कि एच न्यू को हम एस सी बाय लैम्बडा भी लिख सकते हैं, जहां पे न्यू है क्या? फ्रीक्वेंसी, लैम्बडा है क्या? हमारा वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया? सो हम बोल सकते हैं कि एनर्जी ऑब्जर्व्ड बाय 1 मोल ऑफ एक्साइटेड एनालाइट, लिख लीजिए, लिख लीजिए, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय सिंगल एनालाइट मॉलिक्यूल होगा क्या ये? और 1 मोल ऑफ एनालाइट मॉलिक्यूल इक्वल टू हम क्या लिख देंगे? Na मल्टीप्लाई कर देंगे एच न्यू, और लिख सकते हैं इसको NaSC बाय लैम्बडा। हाँ या ना?
तो एनर्जी सिंगल एनालाइट मॉलिक्यूल कितना ऑब्जर्व करेगा, वो होगा Sc बाय लैम्बडा, और 1 मोल कितना करेगा, NaSc बाय लैम्बडा। ठीक है, तो देखिए अब, और ये जो एनर्जी ऑब्जर्व करता है 1 मोल ऑफ एनालाइट मॉलिक्यूल, उसको ही बोलते हैं क्या, 1 आइंस्टाइन। उसको ही बोलते हैं क्या, 1 आइंस्टाइन। समझ में आया? और 1 आइंस्टाइन ऑफ एनर्जी भी लिखा रहता है, और इसको 1 आइंस्टाइन बोलते हैं। एनर्जी ऑब्जर्व्ड बाय 1 मोल ऑफ एनालाइट मॉलिक्यूल को बोलते हैं 1 आइंस्टाइन। ठीक है, तो 1 आइंस्टाइन एनर्जी को हम अगर EA लिख दें, अगर हम EA लिख दें तो भी चलेगा। तो हमें पता है कि Na का वैल्यू कितना होता है, 6.023 इंटू 10⁻23, सबको पता है। उसके बाद H का वैल्यू क्या होता है, 6.626 इंटू 10⁻34। हाँ या ना, ये तो पता है आप लोगों को। क्या होता है, यूनिट सेकंड। और C का वैल्यू क्या होता है, अगर हम सेंटीमीटर में ले तो 2.99 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसका यूनिट भी लिख देते हैं। एवोगाड्रो नंबर का क्या होता है, मोल इनवर्स होता है। तो मेरा EA इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 6.626 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाय इंटू 2.99 इंटू 10⁻10 डिवाइडेड बाय लैम्बडा। और हमने वेलोसिटी को लिया है और स्पीड ऑफ लाइट को लिया है क्या, सेंटीमीटर में। तो लैम्बडा भी अगर हम सेंटीमीटर में लेंगे तो हमारा यूनिट क्या आएगा उसका, देखिए 11.97 बाय लैम्बडा, जो कि सेंटीमीटर में है, ये आएगा जूल मोल इनवर्स। तो इसको आपको याद रखना है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में जब आएगा तो वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन दिया होगा, वहां से आपको आइंस्टाइन ऑफ एनर्जी पूछा होगा। ठीक है, यहां तक लिख लीजिए। एक चीज याद रखना कि वेवलेंथ सेंटीमीटर में लेना है। अगर वेवलेंथ और कोई यूनिट में दिया भी होगा तो उसको आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक, तो इसको अगर हम कैलोरी में कन्वर्ट करें तो क्या करेंगे, देखिए 1 कैलोरी इक्वल टू, आपको पता है क्या होता है, 4.18 जूल। हाँ या ना, इतना होता है। तो इसको अगर डिवाइड किए तो क्या हो जाएगा, तो 1 जूल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4.18 कैलोरी। तो ये हो गया 11.97 बाय 4.18 इंटू लैम्बडा, जो कि सेंटीमीटर में है, कैलोरी मोल इनवर्स। ठीक है, कैलोरी मोल इनवर्स। तो इसको डिवाइड किए तो हमारा वैल्यू आया नियरली 2.86 बाय लैम्बडा, जो कि सेंटीमीटर में है, कैलोरी मोल इनवर्स। तो हमारा आइंस्टाइन एनर्जी का वैल्यू कितना आया कैलोरी में, ये आया। जूल में कितना आया, वो आया। तो आपको जिस यूनिट में मांगा है आप इस फॉर्मूला को यूज करके निकाल सकते हो, नहीं तो एक को याद रखना, दूसरे को कन्वर्ट कर देना। ठीक है, अभी देखिए
जब हम रिएक्टेंट्स लेंगे 1 मोल रिएक्टेंट होगा, कुछ गारंटी है क्या? नहीं है। तो हम पकड़ते हैं कि n मोल रिएक्टेंट्स हैं, n मोल रिएक्टेंट्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो ऐसे होगा, एक है, एक, दो है, तीन है, चार है, पाँच है, छः है, सात है, आठ है, नौ है, ऐसे करके n मोल है। तो ये रिएक्टेंट पकड़ लीजिए, अगर 1 मोल है तो वो क्या करेगा, ईए एनर्जी का उसका एब्जॉर्प्शन होगा, हाँ या ना? वैसे कितना है, n मोल्स है। तो इस सिस्टम के लिए अगर एनर्जी ET है तो मेरा E टोटल कितना हो जाएगा, n इंटू EA हो जाएगा, हाँ या ना? n इंटू EA हो जाएगा। n मेरा क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, n मेरा नंबर ऑफ मोल्स है। तो मैं यहां से नंबर ऑफ मोल्स मेरा निकाल सकता हूं, जो हो जाएगा क्या, ET/EA, मतलब टोटल एनर्जी सिस्टम का डिवाइडेड बाय 1 आइंस्टाइन का जो एनर्जी है वही मेरा क्या है, n मोल्स के लिए, मतलब नंबर ऑफ मोल्स है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं, इसको क्या लिख सकता हूं, ET/NaSc/लैम्बडा और ET/λ/NaH, जिसको अगर कन्वर्ट करूंगा तो ये हो जाएगा ET इंटू लैम्बडा इन सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 11.97। 11.97 क्या हो जाएगा, मोल। 11.97 मोल हो जाएगा। समझ में आ गया? और आपका मन है कैलोरी में करना है तो ये वाला वैल्यू यूज करना, पर ये हो जाएगा आपका क्या, ये। ठीक है, जब क्या होगा, एक चीज लिख लीजिए, जो टोटल एनर्जी होगा वो अगर जूल में होगा और आपका वेवलेंथ अगर सेंटीमीटर में होगा तो क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला आप यूज करेंगे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, अगर टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम दिया है और 1 आइंस्टाइन एनर्जी दिया है तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कैलोरी दिया होगा तो 2.86 वाला वैल्यू पुट कर देना। तो यहां हमारा बेसिक लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री खत्म होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे बियर लैम्बर्ट्स लॉ के बारे में। तो पहले क्या आया, हमारा लैम्बर्ट्स लॉ आया। क्या आया, लैम्बर्ट्स लॉ आया। तो लैम्बर्ट्स लॉ बोला कि इक्वल थिकनेस ऑफ लाइट ऑब्जर्विंग मीडियम containing same concentration of chemical species observes इक्वल फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। लिख लीजिए, इक्वल थिकनेस ऑफ लाइट ऑब्जर्विंग मीडियम्स कंटेनिंग सेम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ केमिकल स्पीसीज ऑब्जर्व्स इक्वल फ्रैक्शन ऑफ रेडिएशन। ठीक है,
मीडियम कंटेनिंग सेम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ केमिकल स्पीसीज ऑब्जर्व इक्वल फ्रैक्शन ऑफ रेडिएशन, ये था उसका स्टेटमेंट। तो ये तो उसका पहला स्टेटमेंट था। उसका स्टेटमेंट को हम दूसरे तरह भी लिख सकते हैं, द रेट ऑफ डिक्रीज इन intensity of incident radiation with respect to thickness of observing medium is directly proportional to intensity of radiation। ठीक है। तो क्या बोला, देखिए कैसा होता है बियर लंबर्ट्स लॉ। आपने लैब में भी अपने किया होगा प्रैक्टिकल में, कि एक लाइट सोर्स रहता है जो कि मोनोक्रोमेटिक रहता है, मतलब उससे जो लाइट निकलेगा एक ही वेवलेंथ का लाइट निकलेगा। ठीक है, तो मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए, पॉलीक्रोमेटिक होगा तो नहीं होगा। तो वहां से लाइट निकलेगा। और एक हम ऐसे क्यूवेट बोलते हैं, आपने टर्म सुना होगा क्यूवेट कैसा होता है, एक ऐसा रेक्टेंगुलर टाइप एक रहता है हमारा, क्या ग्लास का तो नहीं बोल सकते, पता है ग्लास टाइप का ही रहता है, पर बहुत एक्सपेंसिव मटेरियल रहता है। उसके अंदर हमारा क्या रहता है, जो हम एनालाइट मॉलिक्यूल और केमिकल स्पीसीज रख रहे हैं वो इसके अंदर रहता है। ठीक है, इसके अंदर एक सॉल्वेंट रहता है, उसमें वो डिजोल्व होके हमारा केमिकल स्पीसीज रहता है। और एक चीज याद रखना, जो केमिकल स्पीसीज लेते हैं वो मेनली कलर्ड होता है, मतलब उसका सॉल्यूशन कलर्ड होना चाहिए। कलरलेस होगा तो आपको बियर लंबर्ट्स लॉ का क्या है, एप्लीकेशन करना थोड़ा मुश्किल होगा। कलर्ड होगा तो सबसे अच्छा है। ऐसा भी हो सकता है कि वो कलरलेस विजिबल रीजन में हो पर यूवी रीजन में ना हो, वो भी पॉसिबिलिटी है। पर विजिबल अगर और यूवी रीजन, इन दोनों रीजन में अगर उसका कुछ कलर नहीं है तो क्या है, उसको उस टाइप का सॉल्यूशन हमें नहीं लेना है। क्योंकि बियर लंबर्ट्स लॉ हम देखते हैं किसमें, विजिबल रीजन में देखते हैं और यूवी रीजन में हम देखते हैं, इस बीच में ही देखते हैं, और ज्यादा पीछे नहीं जाते या ज्यादा आगे नहीं जाते। तो मोनोक्रोमेटिक सोर्स से क्या होता है, एक इंसिडेंट रेडिएशन आता है, इसके ऊपर गिरता है, पकड़ लीजिए I0 है इंसिडेंट रेडिएशन। उसके बाद एक रेडिएशन निकलता है आउटपुट, जो हमारा I आता है, और बीच में क्या है, कुछ ऑब्जर्व हो जाता है। तो बीच में ऑब्जर्व कितना होगा, ये इसको बोलते हैं, ये ट्रांसमिट हो गया। क्या बोलते हैं, ट्रांसमिट हो गया। तो बीच में क्या होता है, इसके बीच में ऑब्जर्व हो जाता है रेडिएशन। ऑब्जर्व हो जाता है कौन, रेडिएशन। तो कितना रेडिएशन ऑब्जर्व होता है आपको पता चल रहा है, I0 माइनस I अमाउंट क्या हो जाता है, ऑब्जर्व हो जाता है, और I अमाउंट हमारा क्या हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है। ठीक है, ट्रांसमिट हो जाता है। तो हमारा लैम्बर्ट्स लॉ ने बोला कि डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थिकनेस ऑफ ऑब्जर्विंग मीडियम, ये ऑब्जर्विंग मीडियम है, हमने जो लिया है वो ऑब्जर्विंग मीडियम है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। मतलब इसका अगर थिकनेस हम पकड़ लेंगे x है, तो हम बोल सकते हैं कि di/dx, एक माइनस साइन देंगे। माइनस साइन क्यों देंगे, माइनस साइन हम क्यों देंगे, बोलिए। माइनस साइन हम देंगे क्योंकि इंटेंसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है।
तो माइनस साइन देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, ठीक है, ये बोला है। तो क्या होता है, देखिए यहां पे इंटेंसिटी आया, मतलब अपना रेडिएशन आया, तो अगर हम पकड़ लेंगे एक dx डिस्टेंस, ये है, ये छोटा सा जो डिस्टेंस है, ये छोटा सा जो डिस्टेंस है, अलग कलर में दिखा देता हूं, ये जो छोटा सा डिस्टेंस है dx डिस्टेंस पकड़ लीजिए, उतने में कितना क्या हो रहा है, रेडिएशन का ऑब्जर्वेशन हो रहा है, डिवाइड बाय dx, मतलब कितना चेंज हो रहा है डिवाइडेड बाय dx इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, ठीक है। ये है हमारा क्या, लैम्बर्ट्स लॉ, ये है हमारा लैम्बर्ट्स लॉ। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या हो रहा है, इसको हम ले रहे हैं चेंज। उसके बाद देखिए हम क्या लिख सकते हैं कि माइनस डी आई बाई डी एक्स इक्वल टू कोई एक कांस्टेंट ले लेते हैं के आई, कांस्टेंट ले लेते हैं, उसको के लिख देते हैं, इंटू क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। के क्या है, मेरा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। यहां तक सबको समझ में आया। अभी देखिए हमने एक स्मॉल डिस्टेंस dx के लिए लिया है, तो पूरा x के लिए लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो हम i वाला टर्म को एक जगह पे लिख देते हैं, dx वाला टर्म को एक जगह पे लिख देते हैं, और इनका हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन कर देंगे। i इक्वल टू k तो कांस्टेंट है, dx, इसका डिस्टेंस x है, अगर इसका हम 0 पकड़ते हैं तो फाइनल पॉइंट तक वो कितना डिस्टेंस जा रहा है, x, तो ये हो जाएगा 0 to x। उसके बाद इंसिडेंट रेडिएशन कितना था, इनिशियल रेडिएशन था I0, और फाइनल हमें मिला कितना, I, ये तो माइनस है ना, माइनस साइन दे दिया। इनिशियल हमारा था I0, फाइनल हुआ हमारा क्या, I, तो हम क्या लिख सकते हैं, इनिशियल है I0, फाइनल है I, तो ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आया। इसको मैं इरेज कर रहा हूं। तो यहां से हम अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, आपको पता है कि dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता था, ln x होता था, हाँ या ना। तो इसका इंटीग्रेशन अगर किए तो क्या हो जाएगा, माइनस ln I, लिमिट क्या डाल दिया हमने, I0 इक्वल टू के, dx का क्या होगा इंटीग्रेशन, x, 0 to x, आया ना। तो दैट इंप्लाइज लिख सकते हैं माइनस ln I माइनस ln I0 इक्वल टू के एक्स माइनस 0। दैट इंप्लाइज ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन बाहर निकाल देंगे तो ln I प्लस ln I0 इक्वल टू के एक्स। दैट इंप्लाइज आपको पता है कि ln x माइनस ln y को हम लिखते हैं ln x बाय वाई, तो यहां पे लिख देंगे ln I0 बाय I इक्वल टू क्या हो गया, के एक्स, ln I0 बाय I इक्वल टू क्या हो गया, के एक्स, ठीक है। तो ये हमें लैम्बर्ट्स लॉ का क्या मिल गया, इंटीग्रेटेड फॉर्म मिल, ये हमारे लैम्बर्ट्स लॉ का क्या मिल गया, फॉर्म मिल गया, इंटीग्रेटेड फॉर्म मिल गया, ठीक है। तो यहां से हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ln I बाय I0 इक्वल टू माइनस के एक्स, हाँ या ना। दैट इंप्लाइज 2.303 log I बाय I0 इक्वल टू क्या होगा, माइनस के एक्स होगा। तो इसको उसके बाद लिख देंगे log I बाय I0 को एक साइड में रख देंगे, इक्वल टू क्या होगा, माइनस के बाय 2.303 एक्स। ये जो माइनस के बाय 2.303 एक्स लिखे हैं, इसको एक कांस्टेंट हम लिख देते हैं क्या, के डैश। तो ये हो गया क्या, के डैश एक्स, ये हो गया हमारा के डैश एक्स, ठीक है। तो ये जो के डैश है, ये जो के डैश है
उसे हम बोलते हैं ऑब्जर्वेटिविटी। क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वेटिविटी। और बोलते हैं एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट। एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट भी हम इसे बोलते हैं। ठीक है, तो यहां से हम लिख देंगे I/I0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग है मतलब ये क्या हो गया, माइनस है ये। ठीक है, माइनस के डैश एक्स। ठीक है, तो लॉग है तो मतलब ये क्या हो जाएगा, 10⁻⁻ के डैश एक्स है ना। दैट इम्प्लाइज आई इक्वल टू क्या हो गया, I0 10 माइनस के डैश एक्स। तो ये हमें मिल गया फॉर्म किसका, इसका। ठीक है, उसके बाद यहां से आप यूनिट भी के डैश का निकाल सकते हैं। लॉग क्या होता है हमारा, यूनिट लेस होता है, हाँ या ना। तो के डैश एक्स का वैल्यू भी क्या होना चाहिए, यूनिट लेस होना चाहिए। मेरा के डैश एक्स क्या होना चाहिए, यूनिट लेस होना चाहिए। मतलब क्या है उसका, के डैश का यूनिट क्या होना चाहिए, 1/यूनिट ऑफ एक्स होना चाहिए। तो जनरली आप याद रखना, जो हमारा पाथ लेंथ है, एक्स को क्या बोलते हैं, एक्स को हम पाथ लेंथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाथ लेंथ भी बोलते हैं। और हमारा जो लेंथ ऑफ द क्यूबेड था और लेंथ ऑफ द ऑब्जर्विंग मीडियम था हमारा, जो उसका यूनिट हम नॉर्मली लेते हैं किसमें, सीएम में। तो ये हो जाता है सेंटीमीटर इनवर्स। आप मीटर में भी ले सकते हो, पर हम जनरली किस में लेते हैं, सीएम में लेते हैं। जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इसका यूनिट क्या आ जाता है, सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये हमें लैम्बर्ट्स लॉ के बारे में पता चल गया। उसके बाद क्या आया, इस लैम्बर्ट्स लॉ में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आया। इस लैम्बर्ट्स लॉ में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आया और उसको हम बोलते हैं क्या, बीयर्स लॉ। उसको हम क्या बोलते हैं, बीयर्स लॉ। ठीक है, तो बीयर्स लॉ क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन आया जिसको बोलते हैं हम बीयर्स लॉ। बीयर्स लॉ ने बोला कि बीयर्स लॉ ने बोला कि द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन with respect to thickness of observing medium is proportional to concentration of एनालाइट मॉलिक्यूल। एनालाइट मॉलिक्यूल मतलब जो केमिकल स्पीसीज है, और लिख सकते हैं केमिकल स्पीसीज प्रेजेंट। ठीक है, तो इसने बोला कि -di/dx इज प्रोपोर्शनल टू सी होगा। ठीक है, -dx/dx प्रोपोर्शनल टू सी, जहां पे सी होगा क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनालाइट मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, समझ में आया। तो ये बीयर्स लॉ है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इन दोनों लॉ को मिला के एक कॉमन लॉ दिया गया जिसको हम बोलेंगे क्या, बीयर-लैम्बर्ट्स लॉ। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए। उसके बाद हम बीयर-लैम्बर्ट्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फाइनली हम पढ़ेंगे
क्या? बियर लैम्बर्ट्स लॉ और लैम्बर्ट बियर्स लॉ भी बोलते हैं। अब जैसे भी बोलो एक ही है। तो लैम्बर्ट्स बियर्स लॉ और बियर लैम्बर्ट्स लॉ ये क्या होता है, इसका स्टेटमेंट हो जाएगा क्या? द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन with respect to thickness of observing medium with respect to thickness of observing medium is proportional to intensity of radiation or intensity of incident radiation and concentration of analyte molecule। ठीक, मतलब concentration of analyte molecule और इंसिडेंट रेडिएशन दोनों के साथ होगा प्रोपोर्शनल। मतलब हम बोल सकते हैं माइनस डी आई बाई डी एक्स इज प्रोपोर्शनल टू सी, और बोल सकते हैं क्या? आई। ठीक है, सी आई। समझ में आया? और एक चीज आप कंफ्यूज मत होइए कि इंटेंसिटी क्या होता है। इंटेंसिटी कब, एनर्जी को हम इंटेंसिटी नहीं बोलते। ठीक है, तो देखिए इंटेंसिटी एक्चुअली क्या होता है, जब लाइट सोर्स आके टकराएगा, एक स्पेसिफिक आप एरिया पकड़ लीजिए, छोटा सा हम एरिया क्रॉस सेक्शन पकड़ लीजिए, इसमें पर यूनिट टाइम कितना नंबर फोटोन आके उससे टकरा रहा है, मतलब कितना नंबर फोटोन इसमें आके एब्जॉर्ब हो रहा है, कितना नंबर फोटोन इससे देके पास कर रहा है इस एरिया से, उसको ही बोलेंगे क्या? इंटेंसिटी। मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स कमिंग पर यूनिट टाइम, मतलब कितना नंबर ऑफ फोटॉन्स आ रहा है पर यूनिट टाइम, उसको बोलेंगे क्या हम? इंटेंसिटी। तो पर यूनिट टाइम अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज हो गया तो इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एनर्जी इंक्रीज नहीं होता, इंटेंसिटी इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये हो गया क्या? सी आई। तो इसको अगर हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट दें तो माइनस डी आई बाई डी एक्स इक्वल टू लिख लीजिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ए सी आई। ए क्या है? कांस्टेंट है। ठीक, दैट इंप्लाइज सेम हम इंटीग्रेशन करेंगे इक्वल टू ए सी डी एक्स, ये इंटीग्रेशन करना है इसके बाद, तो डी आई बाई आई, ये क्या हो जाएगा? आई जीरो से आई हो जाएगा, इक्वल टू ए और सी को बाहर रख देंगे कॉन्सेंट्रेशन, और इसको 0 टू एक्स डी एक्स कर देंगे। दैट इंप्लाइज क्या हो जाएगा? ये माइनस लॉन आई है ना, आई जीरो से आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए सी एक्स का 0 टू एक्स। तो पहले जैसे किया था वैसे हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? लॉन आई जीरो बाई आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए सी एक्स। ये है बियर लैम्बर्ट्स लॉ का क्या? इंटीग्रेटेड फॉर्म। ये है बियर लैम्बर्ट्स लॉ का क्या है? इंटीग्रेटेड फॉर्म। ठीक है, तो समझ में आ गया। ये तो कांस्टेंट है, कॉन्सेंट्रेशन भी एक स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन लिए, ये भी एक कांस्टेंट टाइप का हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं उसके बाद देखिए,
ऊपर का तो आपने लिख लिया होगा। इसको हम लिख सकते हैं कि ln I बाय I0 इक्वल टू माइनस ए सी एक्स। दैट इम्प्लाइज I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, जैसे हम काइनेटिक्स में लिखे थे ए सी एक्स। I इक्वल टू I0 इंटू ई टू पावर माइनस ए सी एक्स। समझ में आया? तो देखिए ये किस टाइप का इक्वेशन हुआ, ये फर्स्ट ऑर्डर के जैसा रिएक्शन हो गया। ये फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ जैसे हो गया या नहीं? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम जैसे पढ़े थे, तो हम बोल सकते हैं कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ बियर-लैम्बर्ट्स लॉ फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर लाइक रेट लॉ। ठीक है, यहां तक समझ में आए? उसके बाद यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि 2.303 log I बाय I0 इक्वल टू माइनस ए सी एक्स लिख सकते हैं। हाँ या ना? दैट इम्प्लाइज log I बाय I0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए बाय 2.303 सी एक्स। तो ये जो माइनस ए बाय 2.303 है उसको लिखते हैं क्या, इप्सिलॉन सी एक्स। उसको क्या लिखते हैं, इप्सिलॉन सी एक्स। इसको लिखते हैं इप्सिलॉन। ठीक है, तो ये जो इप्सिलॉन होता है उसको बोलते हैं क्या, मोलर ऑब्जर्वेटिविटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्योंकि इसमें कॉन्सेंट्रेशन का इन्वॉल्वमेंट हो गया। मोलर ऑब्जर्वेटिविटी भी बोलते हैं और मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट भी बोलते हैं। मोलर ऑब्जर्वेटिविटी भी बोलते हैं और मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट भी बोलते हैं। समझ में आया? तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि I बाय I0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर माइनस इप्सिलॉन सी एक्स। दैट इम्प्लाइज I इक्वल टू क्या होगा, I0 इंटू 10 टू पावर माइनस इप्सिलॉन सी एक्स। ये हमें मिल गया। ठीक है, तो मैं अगर I वर्सेस इप्सिलॉन सी एक्स का ग्राफ करूं और I वर्सेस एक्स का ग्राफ करूं, I वर्सेस एक्स का ग्राफ करूं, तो क्या होगा, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज का आएगा ग्राफ। जब x का वैल्यू 0 होगा, x का वैल्यू जब 0 होगा, इसका वैल्यू कितना होगा, कुछ I0 होगा, वहां से क्या होगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। तो मेरा ग्राफ इस टाइप का आएगा, I वर्सेस x का। किसका? I वर्सेस x। इंटेंसिटी वर्सेस क्या, x मतलब क्या है, लेंथ ऑफ और थिकनेस ऑफ ऑब्जर्विंग मीडियम। थिकनेस ऑफ ऑब्जर्विंग मीडियम। ठीक है, और पाथ लेंथ भी बोलते हैं। यहां तक लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद यूनिट ऑफ इप्सिलॉन क्या होगा, देखिए इक्वेशन तक क्या, लॉग या लॉन लिख लीजिए। लॉन I बाय I0 इक्वल टू माइनस इप्सिलॉन सी एक्स था। ठीक है, तो ये तो यूनिटलेस रहता है, हाँ या ना? तो हम बोल सकते हैं कि इप्सिलॉन इक्वल टू क्या होगा, 1 बाय
यूनिट ऑफ सी इंटू यूनिट ऑफ एक्स, आया ना। तो यूनिट ऑफ सी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट जो है, इंटू ये है लेंथ का यूनिट, है ना, इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट का इन्वर्स, लेंथ का यूनिट का इन्वर्स होगा। यहां तक तो समझ में आया। तो आपको बोला था कि हम क्या करते हैं, जनरली कॉन्सेंट्रेशन को किस में लेते हैं, मोलारिटी में लेते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, मोलारिटी इनवर्स, और लेंथ को लेते हैं किस में, सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है। तो मोलारिटी को आप मोल पर लीटर भी लिख सकते हो, तो ये हो गया मोल पर लीटर, मतलब मोल लीटर इनवर्स का इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स लीटर सेंटीमीटर माइनस 1। ठीक है। अगर इसको मोल पर डीएमक्यू दिया तो उस हिसाब से इसका यूनिट भी चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो लीटर को ही हम बोलते हैं क्या, डीएमक्यू, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डीएमक्यू सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है। तो ये हो गया यूनिट ऑफ क्या, इस साइड, यूनिट ऑफ इस साइड। तो जनरली मोल लीटर, मोल इनवर्स लीटर सेंटीमीटर इनवर्स, और मोल इनवर्स डीएमक्यू सेंटीमीटर इनवर्स होता है। ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा ट्रांसमिटेड लाइट का इंटेंसिटी क्या होता है, आई, हाँ या ना, आई होता है। इंसिडेंट का इंटेंसिटी क्या होता है, इनिशियल, तो इनिशियल इंटेंसिटी क्या होता है, आई जीरो। तो मेरा इंटेंसिटी ऑफ ऑब्जर्व लाइट का क्या होगा, ऑब्जर्व का आई जीरो माइनस आई, आया ना। तो मैं इसको लिख सकता हूँ आई जीरो, और आई को लिख सकता हूँ आई जीरो इंटू क्या लिख सकता हूँ, 10 टू द पावर माइनस इप्सिलॉन सी एक्स। ये लॉग लिख लीजिए, लॉग है ना। थोड़ा सा एक जगह पे मिस्टेक हो गया था, ये लॉन नहीं है, ये लॉग है। लॉग आएगा तो इप्सिलॉन आएगा, लॉन आएगा तो क्या आएगा, जो ए लिखा था ए आएगा। ठीक है। लॉग हुआ तो क्या होगा, इप्सिलॉन होगा, लॉन आएगा तो क्या होगा, जो ए लिखा था वो होगा। तो लॉग आई बाय आई नॉट इक्वल टू माइनस इप्सिलॉन सी एक्स होगा। छोटा सा माइनर ही मिस्टेक था, लिखने के टाइम में गलती से लॉन लिख दिया था। ठीक है। इक्वल टू हो जाएगा आई जीरो इंटू 1 माइनस 10 टू पावर माइनस इप्सिलॉन सी एक्स। ठीक है। तो ये हो जाएगा इंटेंसिटी ऑफ ऑब्जर्व्ड रेडिएशन। इंटेंसिटी ऑफ ऑब्जर्व्ड रेडिएशन क्या हो जाएगा, आई जीरो इंटू 1 माइनस 10 टू पावर माइनस इप्सिलॉन सी एक्स। ठीक है। हो गया। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। उसके बाद और एक टर्म हम पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं ट्रांसमिटेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसमिटेंस। तो ट्रांसमिटेंस क्या होता है, देखिए ट्रांसमिटेंस क्या होता है, देखिए ट्रांसमिटेंस होता है जिसको टी लिखते हैं आई बाय आई जीरो, मतलब कितना फ्रैक्शन ट्रांसमिट हुआ, मतलब जितना ट्रांसमिट हुआ डिवाइडेड बाय इनिशियल अमाउंट, मतलब कितना फ्रैक्शन ट्रांसमिट हो रहा है, उसको बोलते हैं क्या हम, ट्रांसमिटेंस। उसको बोलते हैं हम ट्रांसमिटेंस।
ठीक है। तो I बाय I0 आपको पता है क्या होता है, 10 टू पावर माइनस इप्सिलॉन CX, आया ना। तो ट्रांसमिटेंस क्या हो जाएगा, 10 टू पावर माइनस इप्सिलॉन CX। तो अगर मैं ट्रांसमिटेंस वर्सेस, हमें ग्राफ प्लॉट करना है, पकड़ लीजिए, मैं ट्रांसमिटेंस वर्सेस C का ग्राफ प्लॉट करता हूं। अगर मैं ट्रांसमिटेंस वर्सेस C का ग्राफ प्लॉट करता हूं, मतलब मैंने x और इप्सिलॉन को कांस्टेंट ले लिया है, इप्सिलॉन तो कांस्टेंट है, पाथ लेंथ फिक्स ले लिया, क्योंकि एक अगर आप क्यूबेट लोगे तो उसका तो पाथ लेंथ सेम ही होगा ना, सिर्फ मैं कॉन्सेंट्रेशन वेरी कर रहा हूं, सिर्फ मैं कॉन्सेंट्रेशन वेरी कर रहा हूं। तो ट्रांसमिटेंस वर्सेस C का ग्राफ कैसे होगा, जब C का वैल्यू 0 होगा, जब C का वैल्यू 0 होगा तब पुट कर दीजिए, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, हाँ ना, हाँ या ना। और उसके बाद वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। कैसा डिक्रीज होगा, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होगा, ठीक है। उसके बाद और एक टर्म हम पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं ऑब्जर्वेंस। क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेंस, जिसको ए बोलते हैं, और इसको कुछ जगह पे ऑप्टिकल डेंसिटी भी हम बोलते हैं। ऑब्जर्वेंस को क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी भी हम बोलते हैं। तो ऑब्जर्वेंस मेरा क्या होता है, ऑब्जर्वेंस होता है मेरा माइनस लॉग ऑफ टी, माइनस लॉग ऑफ ट्रांसमिटेंस को हम बोलते हैं क्या, ऑब्जर्वेंस, ठीक है। तो माइनस लॉग क्या लिख सकते हैं, I बाय I0 भी उसे लिख सकते हैं, वो होता है हमारा क्या, ऑब्जर्वेंस, वो होता है हमारा क्या, ऑब्जर्वेंस। दैट इम्प्लाइज A इक्वल टू क्या हो सकता है, लॉग I0 बाय I0 भी हो सकता है, ये एक हुआ। उसके बाद देखिए A इक्वल टू माइनस लॉग टी, माइनस लॉग टी, तो t का वैल्यू हमारा ये है, तो log t का वैल्यू क्या होगा, log ऑफ 10 टू पावर माइनस इप्सिलॉन CX इक्वल टू क्या होगा, माइनस इप्सिलॉन CX। तो लिख लीजिए log t का वैल्यू क्या होता है, माइनस इप्सिलॉन CX। तो ये क्या है, माइनस ऑफ माइनस इप्सिलॉन CX। तो दैट इंप्लाइज मेरा a रहेगा क्या, इप्सिलॉन CX। मेरा a का वैल्यू क्या होगा, इप्सिलॉन CX। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे क्वेश्चंस आता है। तो मुझे अगर बोला ग्राफ प्लॉट करने के लिए, ये T वर्सेस C का ग्राफ है, A वर्सेस C का ग्राफ, तो A को y एक्सिस में लिया, C को x एक्सिस में लिया, y इक्वल टू mx हो रहा है, तो ये क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्लोप क्या होगा, इप्सिलॉन x, स्लोप होगा इसका इप्सिलॉन x, और इस टाइप का ग्राफ होगा, ठीक है। तो लिख लीजिए, यहां तक सबको समझ में आ गया है, आया ना। उसके बाद यहां से और एक फॉर्मूला भी आ सकता है, और एक क्या फॉर्मूला आ सकता है, a इक्वल टू माइनस लॉग टी है, दैट इंप्लाइज लॉग टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस a हो जाएगा। दैट इंप्लाइज t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर माइनस a, t इक्वल टू हो जाएगा 10 टू पावर माइनस a। ये सब फॉर्मूला को आप लिख लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वल टू लिख सकते हैं t इक्वल टू 10 टू द पावर a के जगह डाल देंगे क्या, इप्सिलॉन CX। ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, अगर इस टाइप का आया तो आप डायरेक्ट जैसे आंसर आपका निकाल सकते हो, आपका समय बच जाएगा, ठीक है। तो कुछ प्रॉब्लम्स कर देते हैं हम, और एक चीज हम पढ़ लेते हैं, एक फॉर्मूला का आपका बहुत यूज आता है और एग्जाम्स में उसको बेस करके क्वेश्चन पड़ता है। तो वो फॉर्मूला कैसे आता है, देखिए, आपको पता है कि ऑब्जर्वेंस इक्वल टू क्या हो रहा है, माइनस लॉग टी हो रहा है ना? तो इफ
परसेंटेज ट्रांसमिटेंस गिवन है, तो हम बोल सकते हैं T इक्वल टू क्या होगा, परसेंटेज ट्रांसमिटेंस बाय 100। हाँ या ना, जितना परसेंट ट्रांसमिटेंस है उससे डिवाइडेड बाय 100 अगर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ट्रांसमिटेंस मिलेगा। तो मैं लिख सकता हूं A इक्वल टू माइनस लॉग परसेंटेज ट्रांसमिटेंस बाय 100 इक्वल टू हो जाएगा माइनस लॉग परसेंटेज T माइनस लॉग 100। आया, तो लॉग 100 मेरा जो होता है क्या होगा, लॉग 10⁻² हो जाएगा, सॉरी लॉग 10⁻² हो जाएगा। आया ना, तो ये माइनस कॉमन है, ये माइनस कॉमन है, ठीक है, माइनस लॉग परसेंटेज T माइनस लॉग 100, ठीक है, इतना समझ में आया। तो माइनस कॉमन गया, ये क्या हो जाएगा, लॉग परसेंटेज T -2, तो माइनस को अगर निकाल दें तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस लॉग परसेंटेज T, ये होगा मेरा ऑब्जर्वेंस का फॉर्मूला। तो मेरा अगर परसेंटेज ट्रांसमिटेंस गिवन है तो ऑब्जर्वेंस अगर मांगा है तो ये हो जाएगा 2 माइनस लॉग ऑफ परसेंटेज T। समझ में आया, इस फॉर्मूला से क्वेश्चन आता है। तो यहां तक लिख लीजिए, उसके बाद हम प्रॉब्लम्स कर देंगे कुछ इसको बेस कर। ठीक है, इस फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन हम इजी से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग will result in deviation from Beer's law। deviation from Beer's law, ये जो डेविएशन है बियर्स लॉ का भी है, बियर लैम्बर्ट्स लॉ का भी है, ठीक है, कुछ टेंशन नहीं। तो ए में दिया है चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। बी में दिया है डिसोसिएशन ऑफ एनालाइट ऑन डाइल्यूशन। सी में दिया है पॉलीक्रोमेटिक लाइट। डी में दिया है पाथ लेंथ ऑफ क्यूवेट। पाथ लेंथ ऑफ क्यूवेट, ठीक है। ठीक है, इसको जानने के लिए हम लिमिटेशन पहले जानते हैं। इसको जानने के लिए पहले हम लिमिटेशंस क्या है जानते हैं। पहला लिमिटेशंस है सॉल्यूशन मस्ट बी डाइल्यूट। सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है रेडिएशन मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक। रेडिएशन क्या होना है, मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए। तीसरा है एनालाइट मॉलिक्यूल, लिख लीजिए इसे,
molecule must not undergo dissociation और एसोसिएशन। मतलब जो एनालाइट मॉलिक्यूल हमने लिया है वो ना डिसोसिएट होना चाहिए, ना उसमें कोई एसोसिएशन भी मॉलिक्यूल्स के अंदर होना चाहिए। ये सब लिमिटेशन है बियर्स लॉ का, ठीक है। उसके बाद फोर्थ है टेम्परेचर शुड नॉट बी वेरीड लार्जली। मतलब टेम्परेचर में लार्ज वेरिएशन नहीं होना चाहिए। और पांचवा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम शुड नॉट चेंज। ये 5 पॉइंट है लिमिटेशन, ठीक है, बियर्स लॉ का और बियर्स-लैम्बर्ट्स लॉ का लिमिटेशन, ये 5, ठीक है। तो कौन कौन सा डेविएशन करवाएंगे, देखिए, चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम करवाएगा, हाँ करवाएगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज नहीं होना चाहिए। डिसोसिएशन करवाएगा क्योंकि डिसोसिएट नहीं होना चाहिए। मोनोक्रोमेटिक लाइट लेना चाहिए पर पॉलीक्रोमेटिक है, ये भी करेगा। पर पाथ लेंथ ऑफ क्यूबिट ये लिखा है क्या, नहीं लिखा है ना, ये नहीं करेगा। ये तो ए बी सी 3 ऑप्शन है जो कि क्या करेगा, डेविएशन करेगा बियर लॉ से, ठीक है। तो लिख लीजिए ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यूजिंग क्यूवेट ऑफ 0.5 मोलर सेंटीमीटर पाथ लेंथ a 10⁻⁴ molar solution of chromophore shows 50% transmittance at a certain wavelength। ठीक है। तो इससे कॉन्सेप्ट मुझे याद आया, वेवलेंथ ऑफ जो रेडिएशन होता है वो एनर्जी ऑफ रेडिएशन को चेंज करता है, पर नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम किसको चेंज करता है, इंटेंसिटी को, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना। तो लिखा है कि मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट ऑफ क्रोमोफोर at this wavelength each given दिया है log 2 का वैल्यू 0.301, ठीक, log 2 का वैल्यू दिया है 0.301। ये ऑप्शन है 1500,
मोलर इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। बी ऑप्शन है 3010 मोलर इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। सी ऑप्शन है 5000 मोलर इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और डी ऑप्शन है 6020 मोलर इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है, तो इनको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए पहला स्टेप क्या दिया है, परसेंटेज ट्रांसमिशन दिया है, और क्या मांगा है, मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट मांगा है। तो हम इस फॉर्मूला को भी यूज कर सकते हैं। आप जैसे आप अपने मेथड में सॉल्व कर सकते हो, आप डायरेक्ट ट्रांसमिटेंस का फॉर्मूला डाल के भी यूज कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो परसेंटेज ट्रांसमिटेंस दिया है तो मैं ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकता हूँ। दैट इम्प्लाइज क्या होगा, इप्सिलॉन सी एक्स इक्वल टू 2 माइनस लॉग परसेंट टी। क्या मांगा है, इप्सिलॉन मांगा है, इप्सिलॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 माइनस लॉग परसेंट टी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा सी एक्स, ठीक है। 2 का वैल्यू पुट कर दो, माइनस लॉग परसेंटेज टी का वैल्यू कितना है 50% है, तो 50 डिवाइडेड बाय सी का वैल्यू कितना है 10⁻⁻⁴, और एक्स का वैल्यू कितना है 0.5। देखिए सेंटीमीटर में है या नहीं, आपका आंसर मोलर इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स में दिया है, ये भी सेंटीमीटर में दिया है, ये भी मोलर में दिया है, तो कुछ भी यूनिट चेंज करने का जरूरत नहीं है, जैसा है वैसा पुट कर दो, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर आ जाएगा 6020 मोलर इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, अप्रोक्सीमेटली इतना ही आंसर आएगा, ठीक है। कितना इजी क्वेश्चन है देखिए। उसके बाद और एक अच्छा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, ये तो लिख लिया होगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, a certain substance in a cell of length L absorbs 10% of incident light. What fraction of incident light will be absorbed in a cell 5 times as long, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन दिया है कि एक सर्टेन सब्सटेंस है सेल में, एक सेल में है। देखिए ये क्वेश्चन दिया है, तो क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि एल लेंथ जब होगा वो ऑब्जर्व करेगा 10%, ठीक है, और जब 5L लेंथ होगा तब कितना ऑब्जर्व करेगा वो पूछा है। तो यहाँ पे ऑब्जर्व बोला है कि
10% करेगा, उसका मीनिंग ट्रांसमिट कितना करेगा? 90%। यहाँ पे ऑब्जर्व 10% करेगा, मतलब इसको आप ऑब्जर्वेंस मत समझना, ठीक है? ऑब्जर्वेंस मत समझना, क्योंकि ऑब्जर्वेंस अलग होता है। फ्रैक्शन मांगा है ना, तो फ्रैक्शन से पता चल रहा है कि फाइनल बाय इनिशियल होगा, जो कि ऑब्जर्वेंस के केस में नहीं होता। ऑब्जर्वेंस अगर दिया हो, यहाँ पे लिखा होगा कि परसेंटेज ऑफ, और लिखा है कि परसेंटेज ऑफ ऑब्जर्वेंस इज 10%, ऐसे लिखा है, या ऑब्जर्वेंस का वैल्यू लिखा है, तो ही ये वाला क्वेश्चन में आप ऑब्जर्वेंस के बारे में सोचना। नहीं तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन में आप ऑब्जर्वेंस के बारे में नहीं सोचना है। ऑब्जर्वेंस के बारे में क्या है? नहीं सोचना है। किसके बारे में सोचना है? ट्रांसमिटेंस के बारे में। किसके बारे में सोचना है? ट्रांसमिटेंस के बारे में। तो ट्रांसमिट अगर 90% होगा तो उसका ट्रांसमिटेंस क्या होगा? जब लेंथ क्या है? L है, 90/100 हो जाएगा, हाँ या ना? तो ट्रांसमिटेंस को ही मैं लिख सकता हूं I/I0, केस 1 दे दिया, जब लेंथ क्या है? जब लेंथ मेरा है क्या? जब लेंथ मेरा है L, that implies log I/I0 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? log 90/100, हाँ या ना? इक्वल टू लिख सकता हूं मैं, अगर इप्सिलॉन हो गया एक्सटेंशन कोफिशिएंट, तो इप्सिलॉन C L, हाँ या ना? समझ में आया यहां तक? उसके बाद दूसरा केस में दिया है कि लेंथ 5L हो जा रहा है। हमेशा याद रखना, इस टाइप का क्वेश्चन में ऑब्जर्वेंस को नहीं पकड़ना है, क्योंकि ऑब्जर्वेंस ले गए तो टोटल क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। ऑब्जर्वेंस जहां पे पकड़ना है, लिखा होगा कि परसेंटेज ऑब्जर्वेंस बोल के लिखा होगा, नहीं तो हमें कुछ भी अगर नॉर्मल वर्ड दिया है ऑब्जर्व्स या ट्रांसमिट्स, तो हमें हर वक्त उसको ट्रांसमिटेंस में कन्वर्ट करना है। वो चीज आप याद रखना, ठीक है? 5L अगर दिया है तो लेट पकड़ लीजिए, उसके लिए हमारा log I/I0 2 लिख देंगे, इक्वल टू हो रहा है माइनस इप्सिलॉन C 5L, इसको दे दिया इक्वेशन 2। उसके बाद अगर हम इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दिए तो मेरा हो जाएगा log I/I0 2 बाय क्या है ये? log 90/100 इक्वल टू कितना हो गया? माइनस इप्सिलॉन C5L डिवाइडेड बाय माइनस इप्सिलॉन CL। L कैंसिल, C कैंसिल, इप्सिलॉन कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, ठीक है? तो दैट इम्प्लाइज क्या हो गया? log I/I0 2 बाय log 90/100 इक्वल टू 5, इक्वल टू क्या हो गया? 5 हो गया, ठीक है? यहां तक सबको समझ में आ गया? इस साइड इरेज कर रहा हूं। इसको आगे लिखते हैं, दैट इम्प्लाइज log I/I0 2 इक्वल टू क्या होगा? 5 इंटू log 90/100। log 90/100 क्या होता है? log 0.9 होता है, हाँ या ना? तो 5 इंटू log 0.9 का वैल्यू कितना आएगा? लिख लीजिए, माइनस 0.228787453। पूरा लिखना है, क्योंकि नॉट सेक्शन में अगर क्वेश्चन आएगा तो जितना हो सकेगा आपका जो साइंटिफिक कैलकुलेटर गिवन होगा उसमें जितना लास्ट डिजिट तक आ रहा है उतना तक लेके जाना, हर कैलकुलेशन में ऐसे करके जाना, और फाइनल जो आंसर है उसमें आप राउंड ऑफ करोगे। क्वेश्चन में लिखा होगा कि इतना डेसिमल प्लेस तक, 2 डेसिमल प्लेस या 3 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, उतना आप राउंड ऑफ करोगे, ठीक है? ऐसे नॉट सेक्शन के लिए अटेम्प्ट करना। तो दैट इम्प्लाइज I/I0
2 कितना हो जाएगा, इक्वल टू 10 to power minus 0.28787487453। तो इसका वैल्यू आएगा 0.59049, 0.59049। ठीक है, तो मेरा ट्रांसमिटेंस का वैल्यू, ये किसका वैल्यू है, ट्रांसमिटेंस का वैल्यू है 0.59049। ठीक है, उसके बाद आपको पता है कि ट्रांसमिटेंस जो होता है, ट्रांसमिटेड भी वही होता है अमाउंट, है ना, जो होता है हमारा क्या, I/I0। तो हमें पता है कि ट्रांसमिटेड जो है प्लस अब्जॉर्ब मिलके 1 होते हैं, क्योंकि ट्रांसमिटेड होता है 1/I/I0, वो होता है I0 माइनस I/I0, दोनों को मिला दोगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और परसेंटेज के हिसाब से आप इसको 100% लिख सकते हो, हाँ या ना। और अगर आपको नॉर्मल लिखना है तो इसको क्या लिखोगे, 1 लिखोगे। तो दैट इम्प्लाइज ऑब्जर्व रेडिएशन, और लिख सकते हो क्या, इसको फ्रैक्शन ऑफ ऑब्जर्व रेडिएशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.59049, मतलब 1 माइनस क्या हो जाएगा, ट्रांसमिटेड हो जाएगा। तो जिसका वैल्यू आएगा 0.40951, 0.40951 ये आएगा इसका वैल्यू। और अगर परसेंटेज ऑब्जर्व कितना हुआ मांगा, ऑब्जर्वेंस नहीं मांगा है, परसेंटेज ऑब्जर्व कितना हुआ मांगा, तो ये हो जाएगा 40.95%। अगर 2 डिजिट तक हम रखें तो 40.95%। तो इतना परसेंट ऑब्जर्व हुआ, ट्रांसमिट कितना हुआ 59.049%। इसको 51 लिख दीजिए, क्या प्रॉब्लम, 59.049%। ठीक है, तो ये हो गया मेरा आंसर। समझ में आया कैसे सॉल्व करना है। तो मैंने आपको लेंथ वाला क्वेश्चन करवा दिया। अभी कॉन्सेंट्रेशन में भी अगर चेंज हो तो भी आप कर सकते हो कि नहीं, आराम से कर सकते हो। तो वो वाला क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, आप करोगे। हो गया। अभी और एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं, अगर मोर देन 1 ऑब्जर्वेशन मीडियम प्रेजेंट हुआ तो क्या होगा। अगर मोर देन 1 ऑब्जर्वेशन मीडियम प्रेजेंट हुआ तो क्या होगा, उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन of solution containing more than one observing substance
सब्सटेंस। अगर एक से ज़्यादा ऑब्जर्विंग सब्सटेंस है तो कैसे करेंगे देखिए। तो लैम्बर्ट्स बीयर लॉ हम क्या लिख रहे थे, डी आई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या लिख रहे थे, ए सी एक्स, सॉरी ए सी आई, आया ना। तो आई तो एक ही है, पर हमारा क्या डिफरेंट है, ऑब्जर्विंग सब्सटेंस अगर डिफरेंट है तो उसका ए भी डिफरेंट होगा और सी भी डिफरेंट होगा, आया ना। तो इसको लिख सकते हैं हम, जब मोर देन वन प्रेजेंट हो, मोर देन वन प्रेजेंट होगा कौन, ऑब्जर्विंग सब्सटेंस, तो हम लिख सकते हैं कि समेशन ऑफ आई ए आई सी आई इंटू आई, ऐसे हम लैम्बर्ट्स लॉ को लिख सकते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेट कर देने से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट कर देने से सेम उतना ये हो जाएगा कि लॉन आई नॉट बाय आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई ए आई सी आई एक्स हो जाएगा या नहीं, ऐसा हो जाएगा। अगर ऑब्जर्विंग सब्सटेंस डिफरेंट है, समझ में आया, क्यूवेट एक ही रहेगा, मतलब मीडियम एक ही रहेगा, ठीक है, अंदर सब्सटेंस क्या होगा, दो होगा, तीन होगा, चार हो सकता है, उस टाइप का होगा, तो क्या होगा, यहां तक समझ में आ गया। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि I इक्वल टू आई जीरो इंटू ई टू पावर माइनस आई ए आई सी आई एक्स लिख सकते हैं, और अगर इसको 10 टू द पावर में लिखे तो ये हो जाएगा समेशन आई, ये 10 टू द पावर में लिखें तो ये हो जाएगा क्या, इप्सिलॉन आई सी आई एक्स, जैसे लिखे थे वैसे ही किया हमने, ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए मेरा ऑब्जर्वेंस क्या था, ए इक्वल टू इप्सिलॉन सी एक्स था, आया ना। तो इसमें क्या है, मोर देन वन है, तो क्या हो जाएगा समेशन आई इप्सिलॉन आई सी आई एक्स, आया ना। इक्वल टू मैं लिख सकता हूं आई इप्सिलॉन आई सी आई, हर जगह पे x का मल्टीप्लिकेशन हो गया है, ऐसा ही मैं लिख सकता हूँ यहाँ, या ना, इसको मैं लिख सकता हूँ समेशन ऑफ ए आई, तो a इक्वल टू क्या होगा, समेशन ऑफ ए आई। तो यहां से पता चला कि क्या, क्योंकि ऑब्जर्वेंस मेरा क्या है, एडिटिव है, तो जितना मिलता जाएगा उतना ऐड होता जाएगा ऑब्जर्वेंस। ठीक है, तो ये तो आप एक चीज समझ गए। तो इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत कम आता है, अगर आ गया तो आप क्या कर सकते हो, उसको ट्राई कर सकते हो। ठीक है, इसको इरेज कर रहा हूं। अभी एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का करते हैं। ये क्वेश्चन है, एट 460 नैनोमीटर a blue filter transmits 72.7% of the light and a yellow filter transmits 40.7% of light.
ठीक है, टू स्टॉप। देन दिया है व्हाट इज द ट्रांसमिटेंस एट द सेम wavelength of two filters in combination। तो दो फिल्टर को अगर कंबाइन कर दें तो क्या होगा उसका ट्रांसमिटेंस, वो पूछा है। ठीक है, तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे देखिए, एक क्या है, ब्लू फिल्टर है और एक क्या है, येलो फिल्टर है, हाँ या नहीं। तो हम दोनों को मिला रहे हैं तो हम पकड़ लेते हैं कि ये I0 है, तो इधर से ट्रांसमिट कितना होगा I1, इससे फिल्टर होके ऑब्जर्व होके ट्रांसमिट कितना हो रहा है I2, ऐसे पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो ब्लू वाले केस के लिए मेरा ट्रांसमिटेंस T1 इक्वल टू क्या होगा IN/I0, है ना, इक्वल टू कितना दिया है 72.7%, तो 72/7 इंटू 100, हाँ या ना, ये हो गया। इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं उसको 0.727। वैसे येलो के लिए क्या T2 लिखते हैं तो वो क्या होगा I2/I1 होगा, आउटपुट पर इनपुट होता है ना, नहीं। इक्वल टू कितना दिया है 40.7/100 इक्वल टू 0.407। यहां तक तो आपको पता चल गया। उसके बाद क्या करेंगे देखिए, मैं अगर T1 इंटू T2 किया, अगर T1 इंटू T2 किया तो क्या हो रहा है I1/I0 इंटू I2/I1 हो रहा है, हाँ या ना। यहां तक सबको पता चला। हाँ या ना, इक्वल टू क्या हो रहा है, इक्वल टू हो रहा है मेरा I2/I0 जो कि इनका ओवरऑल ट्रांसमिटेंस है T3, जो कि टोटल ट्रांसमिटेंस है T टोटल है, जो कि हमारा क्या है T टोटल है, और यही हमें मांगा है। ठीक है, दैट इम्प्लाइज T टोटल इक्वल टू क्या होगा T1 इंटू T2 इक्वल टू 0.727 इंटू 0.407 इक्वल टू, मेरा आंसर आ जाएगा 0.296। आंसर आ जाएगा कितना 0.296। 0.296 और 0.296 को हम क्या बोलते हैं 29.6% भी बोलते हैं। तो मेरा आंसर कितना आया 0.296 और 29.6% आया आंसर। ठीक है, तो T टोटल इक्वल टू क्या हो गया T1 इंटू T2 हो गया, जहां से मेरा आंसर आया 0.296 और हम बोल सकते हैं क्या 29.6% हमारा ट्रांसमिट होगा। समझ में आया? तो ये हो गया मेरा क्या ट्रांसमिटेंस टोटल, ये हो गया मेरा परसेंटेज ट्रांसमिटेंस टोटल। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और एक इजी क्वेश्चन भी कर लेते हैं, कर रहे हैं तो और एक क्वेश्चन भी कर देते हैं इजी वाला। आप बोलोगे सर सब तो टफ वाला करवा दिया, एक इजी वाला क्वेश्चन भी रहना चाहिए या नहीं, वो भी करवा देते हैं। ये तो सबका हो गया होगा, इरेज कर रहा हूं।
ठीक है। तो क्वेश्चन लिखिए, ए मोनोक्रोमेटिक light is incident on a solution of 0.05 molar concentration of an observing substance. Observing substance. The intensity of radiation is reduced to 1/4 of the initial value. 1/4 of the initial value after passing through 10 centimeter length of solution. Then calculate molar extinction coefficient of the substance. इजी क्वेश्चन है, एक बेसिक सा क्वेश्चन ये आपके लिए दिया है चॉकलेट को, मतलब बहुत इजी क्वेश्चन। ठीक है, तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे देखिए। इंटेंसिटी दे दिया है 2, मतलब ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे, आया ना, log I0/I इक्वल टू क्या होता था, इप्सिलॉन CX, ये ऑब्जर्वेंस होता है ना, तो इप्सिलॉन CX हुआ। समझ में आया? तो अगर मुझे दिया है इंटेंसिटी रिड्यूस टू, मतलब रिड्यूस हो रहा है, I0/I कितना होगा, I0/I कितना होगा, ये अगर I0 है तो ये रिड्यूस्ड हो रहा है 1/4 I0, है ना, ये 1/4 अब I0 हो रहा है। समझ में आया? तो I/I0 का वैल्यू कितना है, 4 आया। I/I0 का वैल्यू कितना है, 4 आया। तो दैट इम्प्लाइज log 4 इक्वल टू क्या होगा, इप्सिलॉन इंटू C का वैल्यू कितना दिया है, 0.05 मोलर दिया है, X का वैल्यू क्या दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है। दैट इम्प्लाइज इप्सिलॉन इक्वल टू क्या होगा, log 4/0.05 इंटू 10, है ना। तो इसका वैल्यू आएगा 1.204, कितना आएगा, 1.204, 1.204। यूनिट क्या आएगा, मोलर है तो मोलर इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, 1.204 मोलर इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये है मेरा इप्सिलॉन का वैल्यू और ये है मेरा आंसर। ठीक है, तो लिख लिया होगा। तो आज का क्लास यहाँ पे ख़त्म हुआ। तो हमने जितना लॉ था फोटोकेमिस्ट्री का सबके बारे में पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम जाब्लोंस्की डायग्राम पढ़ेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्वांटम एफिशिएंसी के बारे में पढ़ेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आप अच्छे से रहिए, पढ़ाई कीजिए और प्रॉब्लम प्रैक्टिस कीजिए, और बार बार प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो आपको अगर क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना,
हमारे चैनल के बारे में दोस्तों को बताना, और खुद भी हमारा पुराना वीडियो जाके आप देखना, आप क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा। तो आज का क्लास यहाँ पे ख़त्म होता है।